यह कहानी एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटे की है। राजेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बेटे, राजेश के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राजेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? राजेश की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को ललचवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सस्ती चुपचाप उठकर सीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राजेश बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखना देखता रहता था। रात को राजेश की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज करवाने आई है। राजेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे को यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। राजेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु वहाँ माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, स्वस्ति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तो वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पास पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राजेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया। क्यों राजेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने सबपूर्वक पूछा। जो वो गाँव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने राजेश की ओर देखा तो राजेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश से समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने वाले गाँव चलेंगे। जब सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर पहुंचे, देखा कि रस्ती को बहुत ही बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी। डॉक्टर रमेश दौड़कर स्वस्ति के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। स्वस्ति की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजेश, तूने तुम नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ को ये हालत देखकर तुझे तो सब नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने राजेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राजेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। स्वस्ति ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की और व्यंग्य से देखा। कामनी निरुत्तर होकर राजेश की रोकने लगी। आज तुम जिस पर सामाजिक स्तर पर हो, वो उन्हीं संघर्षों की देन है। और बेटा राजेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत के नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में जो समस्या थी, तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरे तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी।
तुम्हें इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आँखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएँगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सख्ती से कहा, राजेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश तो उसके चाचा थे। उन्होंने जो राज बताया उनके उसके बाद तो राजेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझ कर चुप्पी चाह दे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। राजेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आँख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजेश को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे भी ये घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने बेहा पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इसी के साथ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।